Welcome to all of you. We will start fluid mechanics. Fluid mechanics. This topic is very complicated. Okay. This is not too much tough. ये उतना टफ नहीं है. हाँ, टेक्निक ज़्यादा है इसमें. न्यूमेरिकल कैलकुलेटिव है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैलकुलेटिव है. और गेट प्लस ईएसई एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. इसमें हम दो चीज कवर करेंगे. एक तो कवर करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स. ये सब जो पूरा है, जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, ये देखिए काइनामेटिक्स पर हम फोकस करेंगे ज्यादा. मैटिक्स ऑफ फ्लूइड. दूसरा डायनामिक्स. ये दो टॉपिक को इतना डिटेल में समझेंगे और इसी को समझने में हमें कम से कम 12 से 13 घंटा लगने वाली है. 12 to 13 आवर यही समझने में लगेगी. फिर एक ब्रांच डायमेंशन एनालिसिस. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे बाउंड्री लेयर. इसमें आ जाती है ड्रैग प्लस लिफ्ट, ये सब वगैरह इसी में देख लेंगे. फिर हम देखेंगे ओपन चैनल फ्लो. ठीक है. डायनामिक्स के अंदर हम देखेंगे, मैं जब डायनामिक्स स्टार्ट करूंगा तब मैं बताऊंगा हम क्या क्या देखेंगे डायनामिक्स के अंदर. फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स से. फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक पोर्शन इंट्रोडक्शन में. इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स. इसमें हम कवर करेंगे स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड का जो जो प्रॉपर्टी होती है या फिर उसमें जो फोर्सेस लगते हैं हम उसे देखेंगे. स्टैटिक स्टेट ऑफ फ्लूइड पर एनालिसिस करेंगे. ठीक है. तो ये पोर्शन इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है ये भी 10 से 12 घंटा लेगा. डायनामिक खुद 10 to 12 आवर. मतलब ये सोचिए 120 घंटे के आसपास का ये पूरा मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का डिटेल्ड विथ सॉल्व न्यूमेरिकल एक सब्जेक्ट डेवलप करूंगा. सो कंप्लीटली देखिएगा. 2-3 दिन लगेंगे देखने में. लगातार अगर आप देखेंगे सारे वीडियो को समझ में आ जाएगा फ्लूइड क्या है. चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स से. सबसे पहले ये मुझे बताओ कि व्हाट इज फ्लूइड. तो देखिए फ्लूइड का मतलब है लिक्विड, है कि नहीं. वाटर आ रहा है दिमाग में, लिक्विड वाटर. बस अगर तुमने ये कह दिया तो तुम्हारा आंसर गलत है. वाटर ही सिर्फ लिक्विड नहीं होता है. लिक्विड बहुत चीज है. तो जितने भी लिक्विड है सब फ्लूइड है प्लस गैस. ठीक है. तो फ्लूइड हो सकता है लिक्विड या फिर गैस, दोनों हो सकते हैं फ्लूइड. ओके. तो लिखिए फर्स्ट कि ए सब्सटेंस. डेफिनेशन कैसे लिखेंगे. ए सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट
gaseous state is referred as fluid। तो फ्लूइड लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, मतलब CO2 भी फ्लूइड है, H2O भी फ्लूइड है। अब देखिए, आप जब किसी भी चीज पर लोड लगाते हो, मान लो कि यहाँ कोई एक सब्सटेंस रखा हुआ है, बॉल रखा हुआ है, इस पर आपने लोड लगाया, ये मूव कर जाता है। उसी तरह से पानी, आप नदी को एज्यूम करो, वाटर फ्लो हो रही है, तो अगर वो फ्लो हो रही है, किसी ना किसी तरह का फोर्स लग रहा होगा, तो वो फोर्स किसी एक एरिया पे लग रही होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रही होगी। तो वो फोर्स ओवर क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा इंपॉर्टेंस है इस फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक के अंदर, वो है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस ये कैसे आता है, हम इसे क्लियर करेंगे जब हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अभी कुछ ही देर में देखेंगे उसे, पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर लें। शियर स्ट्रेस लगती है, तो फ्लूइड शियर स्ट्रेस के अंदर, आप जैसे ही शियर स्ट्रेस लगाओगे फ्लूइड के ऊपर, वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होते चलेगी, मतलब वो रुकेगी नहीं। अब जब तक शियर स्ट्रेस लग रहा है तब तक वो डिफॉर्म होते रहेगी। तो लिखिए कि फ्लूइड दे आर कैपेबल ऑफ डिफॉर्मिंग continuously under the action of shear stress। ठीक है, शियर स्ट्रेस आप लग रहा है फ्लूइड के ऊपर, फ्लूइड डिफॉर्म होगी, डिफॉर्म मतलब फ्लो होगी, आगे बह रही है। ये सब क्या है, ये सब पता चल जाएगा। अभी लिखिए, सब पता चलेगा जब मैं बताऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। डेवलप करना है सब्जेक्ट को, ठीक है, पहले ये सब बात ध्यान में रहेगा, तब समझ में आएगा जब मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताऊंगा कि क्या होता था शियर स्ट्रेस, क्या होता है डिफॉर्मेशन। देखिए, आपने सॉलिड मैकेनिक्स अगर पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन केस ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अंडर इलास्टिक और प्रोपोर्शनल लिमिट, ये पढ़ा था। लेकिन लिक्विड में, या लिक्विड में नहीं, फ्लूइड में ऐसा नहीं होता है। फ्लूइड में क्या होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन से प्रोपोर्शनल होता है, ना कि स्ट्रेन से। मतलब कितना डिफॉर्म कर रहा है कितने टाइम में, रेट, अगर किसी भी चीज का रेट निकाल रहे हो, किसी भी क्वांटिटी का, तो आप कैसे निकालोगे, जो भी पैरामीटर है उसको टाइम से डिवाइड कर दो, उस पैरामीटर का रेट निकल जाएगा। रेट इज ऑलवेज सीन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो लिखिए कि इन सॉलिड, ये स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इन सॉलिड stress is directly proportional to strain, but in fluid stress is directly proportional to strain rate of deformation of fluid is strain rate। तो stress in fluid is proportional to strain rate, not strain। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेटमेंट, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं।
ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, क्या फ्लूइड सिर्फ लिक्विड होता है? नहीं, फ्लूइड लिक्विड और गैस दोनों होता है। अब देखिए, मैं कुछ बेसिक्स क्लियर करता हूं। ये चीज मैंने सॉइल में बताई है, लेकिन चलिए ये सॉइल नहीं है, कोई अगर सॉइल नहीं देखा है तो वो यहां नहीं समझ पाएगा। देखिए, मास डेंसिटी अगर किसी भी चीज का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? क्या बोलते हैं मास डेंसिटी को? मास डेंसिटी होता है मास, वजन, वेट इन केजी और एनी यूनिट, नॉट ओनली इन केजी। मैं ऐसे बता रहा हूं एग्जांपल के लिए, ओवर वॉल्यूम। मान लो ये मीटर क्यूब में मापा है वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है? 10⁻³ लीटर। तो मान लीजिए मैंने वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मापा है, मीटर क्यूब के अंदर। अब देखिए, तो वाटर का मैंने बताया था, वाटर H2O का मास डेंसिटी कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। मरकरी पारा या Hg का होता है 13600। कुछ वैल्यूज याद करने होंगे, ये सब यस, ये वैल्यू जैसे मैंने बताया, मरकरी का मास डेंसिटी याद हो जाएगा खुद ब खुद अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। 13600 याद रखना है। एयर का नेग्लिजिबल होता है, बहुत बार बताया, इसीलिए सॉइल के अंदर देखिए एयर का जो एयर वॉइड होते थे, उसमें एयर का वेट हम कंसीडर नहीं करते थे सॉइल के अंदर, 3 फेज सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका बहुत कम होता है। कितना कम होता है? 1.03। कुछ वैल्यू है इसका? कोई वैल्यू नहीं है। कहाँ ये मतलब 13,600, कहाँ ये 1000? इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया जाता है एयर का मास डेंसिटी को, या फिर वेट को ही हम कंसीडर नहीं करते हैं सॉइल के अंदर। सो एयर का 1.03 kg पर मीटर क्यूब, ये सब वैल्यू भी पूछता है। वाटर का तो नहीं पूछेगा, मरकरी तो न्यूमेरिकल में यूज होगा। एयर का अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इतना लेना है, मरकरी नहीं दिया है तो इतना लेना है, वाटर नहीं दिया है तो इतना लेना है। ठीक है। तो देखिए, ये तो था मास डेंसिटी। तो मैंने फ्लूइड को 2 यूनिट बताया, एक बताया लिक्विड, दूसरा बताया गैस। फ्लूइड को 2 चीज बताया। तो मास डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? मतलब हम जो जनरल कंसिडरेशन है ना, जनरली लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, बाद में यही पढ़ने में काम आएगा। तो क्या है कि जनरली दी मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देखिए ध्यान से, मैं फ्लूइड नहीं लिखा, लिक्विड लिखा, इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। का मतलब है कि फ्लूइड कंप्रेसिबल नहीं है, इनकंप्रेसिबल है। ये एज्यूम जनरली किया जाता है। जब हम पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन वगैरह तो वहां पे ये सब एजम्पशंस आती हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा बर्नौली पर लगभग 50 से 60% फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा अगर आप बर्नौली इक्वेशन समझ गए तो। उसे हम डिराइव करेंगे, उस इक्वेशन को, बर्नौली एनर्जी इक्वेशन डिराइव करेंगे, उसका एजम्पशंस को भी समझेंगे। तो उनका एजम्पशन में इनकंप्रेसिबल एजम्पशन एक लिया गया है। इनकंप्रेसिबल मतलब नहीं दबने वाला। कंप्रेसिबिलिटी मैंने बताया, रिडक्शन इन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में कटौती होगी, डिक्रीज करेगी। इनकंप्रेसिबल मतलब वॉल्यूम उसका नहीं कमेगा, समझ रहे, दबाव में नहीं आएगा। तो लिक्विड को जनरली इनकंप्रेसिबल माना गया है। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक और कंडीशन आता है, वाटर हैमरिंग का केस आता है, हम उसे भी देखेंगे, वाटर हैमरिंग केस, डायनामिक्स जब हम खत्म करेंगे उसके बाद।
वहां पे कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड को कंसिडर किया जाता है। इसलिए मैंने लिखा जनरली द मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। जनरल है, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक जगह कांस्टेंट लेंगे। तो ये अगर कांस्टेंट ले लिया, ये किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही होगी, सॉरी मतलब प्रेशर के इफेक्ट से या फिर टेम्परेचर के इफेक्ट से किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आना चाहिए लिक्विड का मास डेंसिटी में, अगर कांस्टेंट लिया है किसी एक स्टेट पर तो। अब गैस का बड़ा ही अजीब चीज होता है, गैस का वेरी करता है, इसका डिपेंड करता है, ठीक है, किस पर? गैस के लिए इसका जो मास डेंसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैस इक्वेशन याद है क्या, केमिस्ट्री में पढ़े थे? प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ध्यान में आ रहा है? गैस इक्वेशन पे देखिए, प्रेशर P बराबर P टाइम्स V बराबर नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स R गुना T। ये R जो होती थी ये होती थी गैस कांस्टेंट, ये T होती थी टेम्परेचर। मैंने बोला मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम को नीचे लेते आओ n के, P प्रेशर बराबर n बटा V इंटू R इंटू T। तो P बराबर मास डेंसिटी को हम लिखते हैं रो, तो रो गैस गुना R T। तो इससे दो रिलेशन पता चलता है कि रो गैस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड रो गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हो जाएगा, ये दो रिलेशन निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर गैस है किसी एक कंटेनर के अंदर, उस पर आप प्रेशर लगाओगे, प्रेशर का मतलब क्या देखिए दो दो चीजें हैं, एक है, चलिए मैं इसे बता ही देता हूं अभी शॉर्ट में, कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एक्सटर्नल एरिया ऑफ एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एरिया ऑफ एप्लीकेशन। स्ट्रेस भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट दैट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। वो मटेरियल का रेजिस्टेंस है, लेकिन प्रेशर जो एक्सटर्नली अप्लाइड होता है। इसीलिए देखिए हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का कितना दबाव लग रहा है, मतलब हमारे ऊपर जो ये बादल बादल है, ये हवा जो चल रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा। 1.03 डेंसिटी है मास डेंसिटी एयर का, लेकिन इतना स्पेस में अगर कैलकुलेट करोगे और तुम अपने आप पर देखो इतना वजन, वो क्या है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है हमारे ऊपर। 101325 पास्कल होता है कुछ, देखेंगे सबका वैल्यू देखेंगे। लेकिन हम ये नहीं बोलते ना कि एटमॉस्फेरिक स्ट्रेस, क्यों? वो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, वो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स सिस्टम है जो आपके ऊपर एक्ट कर रही है, इसलिए हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ये सब इंटरव्यू में पूछ देगा कि अगर प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में डिफरेंस बताए, तो आपको तो लगेगा भाई यूनिट तो दोनों का सेम है, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस है। ये है कि प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एक्सटर्नल एरिया ऑफ एप्लीकेशन एंड स्ट्रेस इज द रेस्पॉन्स और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ against resisting the formation produced due to application of that external force on the body। समझ में आ रहा है? तो चलिए इस चीज को मैं डिटेल में और बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज को मैं बताऊंगा जब प्रेशर का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे।
इसी में ये बेसिक्स में ही कवर करूंगा सबको, 3-4 चैप्टर लूंगा, जितना मैं चैप्टर वहीं लिखा हूँ। हाँ लेकिन 100 कितना घंटा है पता नहीं, मुझे लग रहा है अनुमान 100 घंटे के ऊपर निकलेगा पूरा टॉपिक, पूरा फ्लूइड। खैर ये देखिए, तो ये क्लियर हुआ ना कि डेंसिटी ऑफ गैस मास डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये सब क्यों होता है, सब चीज को डिटेल में देखेंगे। अभी ये रिलेशन सब लिखते जाइए, मैं जो जो निकाल रहा हूं सब समझेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। अब देखिए, मैंने अभी बोला मास डेंसिटी, अब मैं बोलता हूं स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी। इसे हम गामा लिखते हैं। तो ये क्या है, ये है वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड ओवर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मतलब वेट क्या होता है, न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो वेट भी, ग्रेविटी वेट जो होता है उसे हम लिखते हैं m टाइम्स जी, उस किसी भी उस फ्लूइड का मास उसका केजी में, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओवर वॉल्यूम v। तो अगर अलग अलग लिखेंगे एम भी, एम ओवर वी इंटू जी, तो एम को एम, ये वाला टर्म जो है इसे हमने क्या लिखा था, रो लिखा था, मास डेंसिटी टाइम्स जी इक्वल्स टू गामा। तो स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी इक्वल टू रो जी, मतलब केजी पर मीटर क्यूब इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, तो गामा डब्ल्यू कितना होगा, पानी का जो वैल्यू है वो है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन। सो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है। उसी तरह से मरकरी का जो होता है ये होता है 13.6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर 13600, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे आप, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके। तो ये था स्पेसिफिक वेट। अब देखिए, इस स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब बेसिक है, ये सब टर्म अगर पता नहीं रहेगा, ये सब चीज बार बार आते रहेंगे फ्लूइड के अंदर, अगर ये सब चीज टर्म आपको क्लियर नहीं है तो आप डेटा कैसे लो देख पाओगे क्वेश्चन में कि क्या दिया है क्या नहीं दिया। इसलिए ये सब समझना इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये क्या होता है, किसी भी चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि देखिए, मैंने सॉइल पढ़ाते वक्त ये चीज बताया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर इसे, इसका और एक नाम है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ये होता है, इसे हम जी लिखते थे, ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। फ्लूइड में है ये डेफिनेशन, देखिए, ओवर डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर।
ये जो स्टैंडर्ड लिक्विड है जनरली हम यूज करते हैं वाटर। जनरली देखिए बहुत बड़ा शब्द है जनरली, मतलब लगभग ऐसे हर एक जगह हम यूज करते हैं वाटर। आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो वाटर एट 4 डिग्री स्पेसिफाइड टेम्परेचर जो है वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपके मन में डाउट आएगा कि वाटर को लेते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ पहले ये देखिए, मरकरी का आपका मास डेंसिटी कितना था, रो एच जी कितना था 13600 kg पर मीटर क्यूब था क्या। अब रो वाटर कितना है, रो डब्ल्यू 1000 kg पर मीटर क्यूब है क्या। ठीक है, तो जी फॉर ये मरकरी के लिए क्या होगा, ये फ्लूइड का जी कितना होगा, जी एच जी कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 13600 ना, 000 क्यों लिखा मैंने। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड ओवर डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। ये जो 1000 kg पर मीटर क्यूब का डेंसिटी आता है वाटर का, ठीक है, वो आता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम डेंसिटी आती है। इसलिए देखेंगे, उसे भी देखेंगे, मैं बता दूंगा, सब बताऊंगा। ओवर ये तो कितना आ गया 13.6, तो इसका कोई यूनिट हुआ, यूनिट लेस है, यूनिट लेस। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज 13.6, तो आपको उसका डेंसिटी पता है क्या, क्या करोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर से उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दोगे, यही करोगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है मतलब डेंसिटी दिया हुआ है उस फ्लूइड का। अब देखिए वाटर एट 4 डिग्री टेम्परेचर क्यों लिया, देखो वाई वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्वेश्चन है मेरा, वाई वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों है। देखिए वाटर का फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला H2O, ये ऑक्सीजन एटम है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, HH इस तरह से लगे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये जो एंगल होता है ना, ये लगभग होता है 104.45 डिग्री। ठीक है, इतना का होता है। और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए, अब मैं एक कर्व बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हम अब कर्व बनाएंगे डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में। टेढ़ा हो गया, रो वाटर एंड टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रो इंक्रीज हो रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब उसका डेंसिटी बहुत कम होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस है, पानी आइस बन चुकी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका डेंसिटी के बीच में इस तरह से एक कर्व बन जाती है। और ये जो मैक्सिमम मिलती है ना हमको, ये मिलती है एट 4 डिग्री ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और ये जो है ये है रो डब्ल्यू, वही मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि है 1000 kg पर मीटर क्यूब। देखिए आपको क्या लग रहा है
कि जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वो देखिए आइस का वॉल्यूम कम है ना, आइस का वॉल्यूम कम है, नहीं सॉरी, आइस का वॉल्यूम, हाँ आइस का वॉल्यूम कम है, तो मैं क्या बता रहा था, आइस का वॉल्यूम कम है, ठीक है, इस कारण से देखिए उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। क्यों? आइस का वेट ओवर वॉल्यूम को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? डेंसिटी मिलेगा। उसी तरह पानी है, लिक्विड आ गया, वो फैल जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम अधिक होता है। तो मान लीजिए कि मैं यहां पे देखिए, तो मैं लिख सकता हूं कि एज वॉल्यूम इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस। तो ये जो बिहेवियर है ना वाटर का, कि वॉल्यूम के बढ़ने के साथ डेंसिटी कम हो जाती है, इसे हम कहते हैं एनानोलोमस, एनानोलोमस बिहेवियर। कभी कभी पूछा है आईएएस में ये वाला वर्ड, याद रखिए। सो ये थी वाटर से रिलेटेड बातें कि क्यों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक लिया जाता है। इसलिए देखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका डेंसिटी अधिक होता है, यही कारण है। सो देखिए ये समझ में आया ना कि अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस ए इक्वल टू 7.6 दिया हुआ है, अब पूछेगा व्हाट इज डेंसिटी ऑफ ए। डेंसिटी ऑफ ए क्या लिखोगे आप? 7.6 इंटू 1000 बराबर 7600 kg पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। यही था स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसका बेसिक। अब देखिए मैं एक शुरू करता हूं, एक चीज शुरू करता हूं, वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। छोटे छोटे टॉपिक है ये सब, इन सब चीजों पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। वेपर प्रेशर, ये प्रेशर के ऊपर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पास्कल लॉ है उसे समझेंगे, बहुत सारी चीजें हैं प्रेशर के ऊपर, इसलिए मैं प्रेशर अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। कुछ बेसिक्स हैं, खत्म कर लेते हैं। अभी प्रेशर मतलब सोचिए ना कि फोर्स पर यूनिट एक्सटर्नल एरिया अप्लाइड किसी भी एक सरफेस के ऊपर, ये समझिए प्रेशर मतलब। बाद में देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, सब देखेंगे। अभी मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए। वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन, क्योंकि हमको सब्जेक्ट को बिल्डअप करना है, ये सब अभी पता रहेगा ना, तो जब मैं प्रेशर बताऊंगा तब तुम लॉजिक लगा पाओगे, अच्छा ऐसा है, नहीं तो सब दिमाग से बाहर निकलेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, इट्स ए गुड सब्जेक्ट। अब देखिए वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन क्या है, देखिएगा। मान लो कि ये है एक कंटेनर रखा हुआ कहीं, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड है, पूरा फ्लूइड भरी पड़ी है, ओके, पूरा का पूरा फ्लूइड भरा पड़ा है। अब आप लोगों ने देखा इवोपरेशन होता है, टेम्परेचर इस यूनिट का, इस सिस्टम का अगर इंक्रीज करता है
ये मैं बोल रहा हूँ अभी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, लेकिन बाद में देखिएगा कुछ और ही हो रहा होगा उसमें एक्चुअली। अब सभी को लगता है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो बॉयल हो रहा है, लेकिन वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के होने के कारण तो बॉयल होता ही है, लेकिन उससे उसके कारण और एक चीज हो जाती है। तो ये जो फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड सरफेस पे ये एयर है, इधर एयर है, ये है एयर, ये तो नहीं लिखा रहा है, चलिए ये जो व्हाइट स्पेस है ये एयर है, और ये ब्लू मैंने जो बनाया कंटेनर के अंदर ये फ्लूइड है। तो फ्लूइड और एयर के बीच में ये एक इक्विलिब्रियम लेयर है क्या, ये एक इक्विलिब्रियम लेयर है। तो इस दोनों सरफेस के बीच में ना एकदम कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते रहता है, ठीक है, ये चलते रहता है, ये ऐसा प्रोसेस। अब क्या होता है कि ये जो कंटिन्यूअस एक्सचेंज हुआ, ये था एयर और ये है वाटर, ये था ये सरफेस, यहां पर एक्सचेंज हो रही है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स यहां बाहर आ गए, ये सब, ये एक, ये कुछ इनका कुछ वेट होगा, ये पूरा यूनिट का कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ। अब इस सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया होगा वाटर सरफेस का, ये वेट इस पर एक फोर्स लगाएगा, इतना का फोर्स डिवाइडेड बाय दिस एरिया, एक प्रेशर टाइप का चीज मिल गया। तो इसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर, समझ गए। देखिए तो लिखिए क्या है कि एट ए लिक्विड एयर इंटरफेस, ये इंटरफेस continuous exchange of molecule takes place, होते रहता है, ठीक है। क्यों? लिक्विड इवापोरेट करता है क्या मतलब हुआ कि जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो एस्केप कर जाता है फ्रॉम द इंटरफेस इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इस कारण से वहां पर वो एक्सचेंज है, मतलब कि लिक्विड evaporate because the liquid molecule escapes from surface interface, surface interface, ये वही इंटरफेस है, into a gaseous form called vapor, ठीक है। अब ये जो वेपर आ गया यहां पर, ये वेपर मॉलिक्यूल, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, वो एक प्रेशर लगा रही होगी सरफेस के ऊपर, वही जो प्रेशर है उसे ही वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। सो दिस वेपर मॉलिक्यूल exert ए पार्शियल प्रेशर, मतलब पूरा नहीं लगाता है, हल्का हल्का लगाता है, पार्शियल, आधा अधूरा, पार्शियल प्रेशर इन स्पेस known as वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये मतलब लगा सकते हैं क्या, वेपर प्रेशर
और एक चीज है वेपर प्रेशर के बारे में, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एट विच, आपको थोड़ा अजीब लगेगा शुरुआती में लेकिन समझने का कोशिश करिएगा। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एट विच लिक्विड बॉयल्स। समझ में आया? आप जो बॉइलिंग देखते हैं ना लिक्विड का, वो इसलिए नहीं देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, एक्चुअली में वेपर प्रेशर मतलब प्रेशर जो था उस लिक्विड सिस्टम का वो डिक्रीज कर गया। डिक्रीज, वेपर प्रेशर बहुत कम प्रेशर होता है, ये मैं बताऊंगा जब हम प्रेशर पढ़ेंगे। अभी के लिए ध्यान में रखिए, वेपर प्रेशर कम होती है किसी एक प्रेशर से, मतलब अब्सोल्यूट प्रेशर से कम होती है वेपर प्रेशर। तब जब उस सिस्टम का वेपर प्रेशर मतलब प्रेशर कम हो गया बराबर वेपर प्रेशर, तब लिक्विड बॉइलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज हो। तो दोनों बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करता है टू वेपर प्रेशर और बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा कि बॉइलिंग कब होती है और ऑप्शन में दिया हुआ है कि ड्यू टू प्रेशर ऑफ लिक्विड सम प्रेशर, वो सम प्रेशर है एब्सोल्यूट प्रेशर बिकम्स इक्वल टू और लेस देन वेपर प्रेशर देन बॉइलिंग स्टार्ट, तो इस वाले ऑप्शन को आपको टिक लगाना है। ओके, सब क्लियर होगा, जब प्रेशर पढ़ेंगे सब क्लियर होगा। तो वही लिख लीजिए जो एब्सोल्यूट वाली मैंने बात बताई, एब्सोल्यूट प्रेशर की, कि व्हेन द एब्सोल्यूट pressure of liquid becomes less than or equal to vapor pressure, boiling start। ओके, अब देखिए, तो क्या ये जो बॉइलिंग, ये जो चीज हो रहा है, ये सब चीज कि बॉइलिंग हो रहा है, मॉलिक्यूल एस्केप हो रहा है, क्या ये सब चीज डिजायरेबल है? क्या डिजायरेबल है जब हम कुकिंग वुकिंग करते हैं, लेकिन ये अनडिजायरेबल भी है। तो वो कंडीशन क्या है जहां जब ये अनडिजायरेबल हो जाती है? मैंने और एक टर्म लिखा हुआ है कैविटेशन। अब कैविटेशन देखते हैं, ये थी वेपर प्रेशर के बारे में। अब वेपर प्रेशर के कारण ही कैविटेशन होता है, ये सब प्रक्रिया होने के कारण ही कैविटेशन होता है। वो कैसे होता है देखिए, तो लिखिए कि ये अनडिजायरेबल है, इसे लिखिए पहले कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड may cause an undesirable effect called cavitation। क्या होता है कि देखिए, जब वे एब्सोल्यूट प्रेशर किसी एक लोकेशन पर एब्सोल्यूट प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाती है, बॉइलिंग स्टार्ट होती है। तो बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो वेपर पॉकेट बनता है, जिसके कारण वो वेपर मॉलिक्यूल एस्केप करते हैं, वेपर पॉकेट बनता है। ठीक है, तो ये जो वेपर पॉकेट बनता है वो मूव करता है हाई प्रेशर एरिया में, हाई प्रेशर जोन में। ठीक है, जहां पे जाके ये फट जाते हैं हाई प्रेशर के कारण, और इनके फटने के कारण एक साउंड आती है, एक आवाज आती है। देखिए, ये कंटेनर है, ये कोई एक फ्लो यूनिट है, फ्लो सिस्टम है। इस लोकेशन पे एब्सोल्यूट प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गई, तो ये वेपर पॉकेट बना। यहां पे लो प्रेशर है, इधर प्रेशर कम है, लो प्रेशर है। अब यहां प्रेशर कम है तो ये जो वेपर मॉलिक्यूल है ये हाई प्रेशर जोन में एंटर करने का कोशिश करेगा। मान लीजिए इधर
प्रेशर कमा नहीं है, ये है हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन। अब जैसे ही ये वेपर पॉकेट यहां आ गया, यहां पे हाई प्रेशर के कारण ये ब्रस्ट कर जाएगी, ब्रस्टिंग। इसके ब्रस्टिंग के कारण एक नॉइज प्रोड्यूस होगा, और ये जो कंटेनर है, ये जो इसका वॉल है, वॉल ऑफ कंटेनर, उसको डैमेज करेगा। अब फटेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा ना कंटेनर पर, तो उसके कारण कंटेनर डैमेज हो सकता है। तो ये चीज आपको मजाक लग रही है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे वो बॉयलर वगैरह, वहां पे ये सब चीज का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत अधिक। ठीक है, तो इसको इसके करस्पॉन्डिंग डिजाइन किया जाता है बॉयलर का, वेपर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग। सब करेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे उसके ऊपर, अभी समझिए। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हुई, तो इसके कारण एक नॉइज प्रोड्यूस हुआ, और नॉइज प्रोड्यूस हुआ क्योंकि वो बबल फटा, वेपर पॉकेट फटा हाई प्रेशर जोन में जाके। अब उसके फटने के कारण वो वॉल, जो कंटेनर का वॉल है, उसे डैमेज कर सकता है, तो वही है कैविटेशन। तो लिखिए कि जब कभी when at any location, क्या था, at any location absolute pressure becomes less than vapor pressure, then boiling start by formation of, क्या बनता है, वेपर पॉकेट, वेपर पॉकेट। ठीक है, वेपर पॉकेट बना, तो ये लो प्रेशर में बना, अब ये हाई प्रेशर में जाएगा, वहां फट जाएगा, जिसके कारण वॉल डैमेज हो जाएगी, एक नॉइज प्रोड्यूस होगी विच इज कॉल्ड एज कैविटेशन। लिख लीजिए कि these vapor pockets moves towards high pressure zone where these bubble, या फिर ये जो बबल है ना, बबल टाइप का बनता है। बबल क्या है ये भी समझेंगे जब हम सरफेस टेंशन वगैरह पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, तो वहां पे बबल में बताऊंगा। अभी आप जो समझते हो बबल वही समझो। वेर दिस बबल, बबल क्या होता है ना, एक थीन लेयर होती है, ठीक है, किसी एक सब्सटेंस की। तो यहाँ कोई और मटेरियल रहता है, इधर कोई एक मटेरियल रहता है, दो अलग अलग मटेरियल के बीच में एक लेयर बनी रहती है इस तरह की, जिसके अंदर ये अलग मटेरियल का कोई एक वॉल्यूम इनकम्पास होता है, उसे बबल कहते हैं। अभी इतना बता दिया। सरफेस टेंशन में इस पर कितना फोर्स लगता है जिसके कारण बबल बनता है, वो भी निकालेंगे। तो जोन क्या लिख रहा था, बबल, और क्या था, वेपर पॉकेट, वेपर पॉकेट गेट ब्रस्ट, हाई प्रेशर जोन में जाके फट जाता है, गेट ब्रस्ट, और कोलैप्स, टूट गया, ढह गया, कोलैप्स। और इसे हम क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं, कॉल्ड कैविटेशन। सो इसके कारण क्या होता है, नॉइज प्रोड्यूस होता है। लिखिए कैविटेशन causes नॉइज, हल्ला गुल्ला, वाइब्रेशन, फटने के कारण देखिए एक झटका लगेगा, वाइब्रेशन, मतलब एक नहीं अनेक बबल फट रहे हैं तो झटका लगेगा ना, वाइब्रेशन। ठीक है, इस कारण से जो वॉल का कंटेनर का वॉल है,
उसको डैमेज कर देता है। तो लिखिए डैमेज इक्विपमेंट, जहां भी हो रहा है उस इक्विपमेंट को डैमेज करेगा। जनरल लिखिए डैमेज इक्विपमेंट्स। तो ये अनडिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है। तो ये वेपर प्रेशर का एक ड्रॉबैक है, एक तरह का इक्विपमेंट्स। ठीक है, मतलब कि देखो कि मैंने जो जो बोला अभी, ये लिक्विड है, यहां पर जो दबाव है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस सम एक्स्ट्रा प्रेशर। अभी एक्स्ट्रा प्रेशर लिखिए, एक्स्ट्रा प्रेशर, ये इस पानी को दबाए हुए है। अब पानी का जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, ये बाहर कब निकल जाएगा? जब इसका जो दबाव है ये इससे भी अधिक हो जाए, या फिर ये कम हो जाए, ये वाला, समझ रहे हैं? तभी ये बाहर निकलेगा, एस्केप करेगा। तो अगर ये कम हो रहा है, ये लेस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो वेपर प्रेशर से लेस हो जाएगा, तो वेपर पॉकेट बनेंगे। अगर वेपर पॉकेट बनेंगे तो वो लो प्रेशर में बनेंगे, हाई प्रेशर में जाएंगे और फट जाएंगे। तो वाल का जो कंटेनर है, यहाँ पर एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, इसका वाल पर डैमेज हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, ये रफ हो जाएगा। समझ रहे? तो बॉइलिंग का एफिशिएंसी कम हो जाएगा, बहुत चीज होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। सो ये खतरनाक चीज है, ये हम नहीं चाहते हैं। अब देखिए टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन कैसा बनता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वेपर क्या होता है? इंक्रीज। तो वेपर प्रेशर मतलब डिक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर तो कम है ही, वेपर प्रेशर कांस्टेंट है। चलिए वेपर प्रेशर एक लिक्विड का कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेपर का फॉर्मेशन जल्दी होगा, वो ज्यादा बबल फॉर्म करेगा, जल्दी फटेगा बहुत हाई प्रेशर जोन में जाके। तो कैविटेशन का चांसेस इंक्रीज हो जाएगा क्या? ठीक है, अनडिजायरेबिलिटी उसका इंक्रीज हो जाएगी। लिखिए क्यों? ज्यादा बबल बन रहे हैं अब, इसलिए एट हायर टेम्परेचर वेपर increases, hence the chances of cavitation increases. ओके, अब देखो इसका और एक खूबसूरत सा यूज है, हम इसका एक ब्यूटीफुल यूज करते हैं इन प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। ये वेपर प्रेशर, हड़बड़ाइए मत, मैं अभी स्टार्ट ही किया हूं, बहुत डिटेल में समझ में आएगा। ये पहला है तो कहां से स्टार्ट करना था, तो इस तरह से स्टार्ट किया हूं, सब चीज क्लियर होगा। जो भी डाउट है इन सक्सेसिव वीडियोस में क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम यूज करते हैं इन प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस बनाते वक्त। ये सब ऑब्जेक्टिव है आईएएस के डिवाइसेस मैं एग्जाम ओरिएंटेड बताऊंगा और कॉन्सेप्चुअली भी बताऊंगा। तो देखिए ये यूज होता है, ये कैसे यूज होता है, सोचिए जरा, सोचिए। बहुत अच्छा सा सोचने का मतलब, बहुत अच्छा सोचना पड़ेगा इसको पता लगाने के लिए, अगर आप किताब नहीं देख रहे हो तो। देखिए चलिए मैं ही बता देता हूं। तो वो फ्लूइड जिसका वेपर प्रेशर कम होगा, अगर हम वैसा फ्लूइड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में यूज करेंगे तो क्या हम अधिक से अधिक कम प्रेशर को माप सकेंगे?
मतलब वो इवोपरेशन जो होगा उसका बहुत लो प्रेशर पे इवोपरेशन होगा क्या? अब देखो ये देखो, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। ये एक फ्लूइड है ए, ये फ्लूइड है बी। जल्दी, मेरे पास 4 मिनट है और। तो ये देखिए, इस फ्लूइड ए का जो वेपर प्रेशर है वो है 20 पास्कल। ये पास्कल क्या है? न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर प्रेशर का यूनिट है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका फ्लूइड बी का वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है, वीपी लिख लीजिए। इसका वेपर प्रेशर है 30 न्यूटन पर mm मीटर स्क्वायर। सो देखिए, अगर फ्लूइड ए को हम प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस में, ये कोई प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, इसमें हम फ्लूइड ए का इस्तेमाल किया है, और ये कोई प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, इस तरह से है, मान लीजिए इसमें हमने फ्लूइड बी का इस्तेमाल किया। तो कौन सा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, ये ए वाला या बी वाला, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर को मेजर कर पाएगा? सवाल ये है। ऑब्वियसली ए वाला मेजर करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना है? 30 है, मतलब 20 से अधिक है। तो अगर इसका प्रेशर 30 से कमेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये लिक्विड बॉयल हो जाएगी, इवापोरेट कर जाएगी। तो क्या प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस काम करेगा? नहीं करेगा ना। समझ गए? इस कारण से एक गजब का ही चीज आ गया कि मरकरी Hg जो है, मरकरी, आप हर एक जगह देखिए प्रेशर मेजर कर रहे हो उसमें पारा रहता है, मरकरी क्यों रहता है? उसका वेपर प्रेशर बहुत कम है। कि मरकरी का वेपर प्रेशर जो है वो बहुत कम है, इज वेरी लेस, hence it can be used in pressure measurement devices. तो ये कम से कम कितना प्रेशर मेजर कर सकता है? बहुत कम मेजर प्रेशर तक प्रेशर मेजर कर सकता है, ठीक है? क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ Hg जो है ना वो है 1 पास्कल ओनली। समझ गए? चलिए और एक दो डेटा देता हूं। मतलब ये जो मरकरी अगर किसी भी प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में है तो वो 1 पास्कल तक का प्रेशर मेजर कर सकता है, 1 पास्कल से कम का नहीं। तो देखिए, अब देखिए और कुछ है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इक्वल टू एटमॉस्फेरिक होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होती है 101325 पास्कल। और ये सब वैल्यू याद रखना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड होती है 2.03 किलो पास्कल, ठीक है? मतलब 1 atm से कम है, कम है, कम है। अब देखिए कि छोड़िए बर्नौली एनर्जी इक्वेशन पे अभी कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा देखिए, आपने पढ़ा होगा कभी कि टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, वो होती है प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस डेटम एनर्जी, ठीक है? ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। अब कैविटेशन से अगर आपको बचाना है तो आपको क्या कम करना होगा? काइनेटिक एनर्जी कम करना होगा, डेटम हेड कम करना होगा, और प्रेशर हेड अगर अधिक है तो कैविटेशन से बचाने के लिए या फिर आप काइनेटिक एनर्जी को कम करोगे या फिर डेटम एनर्जी को कम करोगे, क्योंकि प्रेशर एनर्जी तो अधिक हो रहा है टोटल एनर्जी कांस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है? ये अभी समझ में नहीं आएगा, बर्नौली जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करता हूं, यहीं से कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।